ठीक है, चाय पियो, आनंद लो, सुनो। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत अच्छा हमने आज उद्बोधन प्रोफेसर मिश्रा जी का, फिर उसके बाद रामकृष्ण गोस्वामी जी का, और आपके एनएसएस के कोऑर्डिनेटर साहब तो कर ही रहे हैं, और उसके पहले भी अन्य वक्ताओं ने बोला। अब एनएसएस जो है राष्ट्रीय सेवा योजना मैं से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूं सेक्युलरली, और एनएसएस ने बहुत बड़े बड़े काम किए। आज हमारे सामने जो चुनौती है ये बड़ा, पहले मैं सोच रहा था कि यहां पे क्यों कार्यक्रम रखा गया है जब सारे 3 कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में रखे गए हैं और ये कार्यक्रम बीएचयू में रखा गया है, तो इसका इम्पैक्ट बनारस में कम जाएगा। लेकिन आज बीएचयू में आने के बाद जब हमने प्रोफेसर मिश्रा जी से बात की, उनसे सुना कि यहाँ 22%, 23% वोटिंग परसेंटेज है, फिर मुझे लगा कि शायद ये निर्णय बहुत अच्छा हुआ और इसमें ईश्वरीय कृपा है। अब ये 22% वोट को 100% कैसे करना है, इसके लिए एनएसएस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग लगभग 1000 बच्चे हैं शायद इस बीएचयू, और 18-20 हजार के आसपास वोटर्स हैं, और यहां पे लगभग 30-40 लोग हैं हम लोग। हमें कहा गया था 50 की संख्या रहेगी हॉल में। कोई दिक्कत हॉल छोटा है ना, 10 भी होते तो हम 10 को स्ट्रैटेजी देते। हमें तो 10 से भी काम कराने में आनंद आता है। नहीं सर, हमें 50 के लिए कहा गया था, तो हॉल छोटा है ना सर। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो छोटा होता है। हमेशा किसी भी प्रोग्राम का, इंस्टीट्यूशन का, व्यवस्था का, बिजनेस एम्पायर का, राष्ट्र का मैनेजमेंट बहुत छोटा होता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बच्चे इस मैनेजमेंट के पार्ट हैं। 7 मार्च को यहां पे लास्ट फेज में वोटिंग है, तो हमारे पास समय भी अच्छा खासा है। और आपके साथ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको आप अपने साथ जोड़िए। एक तो प्रोफेसर के मिश्रा जी हैं, वो है यहाँ के, पूरा हॉल दे दिया आपको, चाय भी पिला देंगे। अगर थोड़ा सा और जोर करेंगे, थोड़ा और जोर करेंगे तो शायद समोसा भी मिल सकता है, नहीं तो वो एनएसएस, ठीक है। खैर वो नहीं भी मिला तो इसका कोई, एनएसएस के बच्चे हमारे मोहताज नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और उन्होंने पूरे राष्ट्र में अलग अलग समय पे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। यहां पे किस प्रकार से 100% वोटिंग हो जाए, इसकी एक रणनीति आप लोग बनाइए, जिसमें प्रोफेसर के मिश्रा जी ने आपको दे दिया है। अब आपको, और वो उधर बैठे हुए लास्ट में डॉक्टर कृष्णदेव जी, डॉक्टर कृष्णदेव जी भी बीएचयू के बड़े इंपॉर्टेंट अंग हैं, और जो महामना मालवीय मिशन है उससे बहुत जुड़े हुए हैं, उसके तमाम कार्यक्रमों में और सब चीजों में। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका कि पूरे भारत में एक अपना नाम है। दिल्ली में उनका ऑफिस है, लखनऊ में है, कई विद्यालय चलते हैं, बहुत सारा, और बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप 7 मार्च तक पूरी अपनी जिम्मेदारी देंगे कृष्णदेव जी, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजिशियन हैं, और आप अगर पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के तो उसका खोज निकाल देते हैं। इन्होंने कई दवाइयां भी बनाई हुई हैं, और कोविड पीरियड में बहुत सारे पेशेंट्स को इन्होंने क्योर किया है, और अच्छे डॉक्टर हैं। और यही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में भी जाकर के इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे दिल्ली में, लेकिन वो जिसमें आयुष को लेकर के वो नहीं हो पाया, वो आगे अब हम लोग करेंगे उसमें। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी बनाना कि हम 100% वोटिंग कैसे करें, कैसे करवाएं, इसको स्ट्रेटेजाइज करना है। तो टीम में पूरे इसको एक अलग उसमें बांट दीजिए। जो बीएचयू का वोट, एक वोटर लिस्ट निकल जाएगी आसानी से, ठीक है, और उसको इन बच्चों को डिवाइड करके हम, क्योंकि अब हमारे पास चैलेंज है कि हमने इस जो 22-23% है, इसको 100% तक हम कैसे स्केल अप करेंगे, और इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और इन बच्चों को सेक्टर्स में बांट करके, जैसे अगर ये 20-25 बच्चे हैं तो 25 हिस्सों में करते हैं, या 2-2 करके, हम जिस तरह से भी वो आपको, आप और कृष्णदेव जी और मिश्रा जी इसको डिवाइड कर लें। और ये जो अभी
खोला गया है यहां पे, इसको मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आप इसके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, विभाग आपका, तो एक तो चारों की तो रिपोर्ट अलग अलग बनेगी। ये बिल्कुल निश्चित है कि हमें 3 जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है प्रशासन का। अयोध्या तो बहुत ही बेहतरीन था और वहां पे सारा, और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि शायद अयोध्या का वोटिंग परसेंटेज 75 जिलों में सबसे ज्यादा इस बार होना चाहिए, ऐसा मुझे वहां की बैठक देख करके लगा। ठीक है, और प्रयाग भी आप कह रहे हैं। तो अब ये 75 जिलों में किसका वोटिंग परसेंटेज वो होगा, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारे शासन प्रशासन का कार्य है। लेकिन हमारा जो काम है कि हमारा जो बीएचयू है सुषुप्त अवस्था में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है कि बीएचयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 20 से 25% है। यानी कि हमारा शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, यहां के कर्मचारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये और इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े नाम और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। तो इसमें आपको एज ए चैलेंज लेना चाहिए। आपके पास एक अच्छा टास्क है, क्योंकि एनएसएस हमेशा टास्क पे काम करता है। उसको जो भी चैलेंज दिया जाता है वो उसको स्वीकार करता है और पूरा करता है, और इसकी एक मैपिंग करके इन बच्चों को भी प्रोत्साहन करने का एक कार्यक्रम रखा जाए। साथ में इसको अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक कैसे हम रोड मैप करें, जिसपे गोस्वामी जी ने कहा है कि 29-30 अप्रैल में हम लोग एक चर्चा करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। उस दौरान इसको हम लोग एक एज ए केस स्टडी, क्योंकि होता क्या है यूनिवर्सिटी में लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रोफेसर, आप लोग भी कुछ करेंगे, और वो पीएचडी हमारी कमरों में बंद हो जाती है, सिर्फ डॉक्टरेट मिलता है और उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो शिक्षण संस्थानों को उपयोगी पीएचडी कैसे बनाई जाए, इस पे हम लोग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सभी यूनिवर्सिटीज में कामधेनु चेयर क्रिएट कर रहा है। यहां भी हम लोग चुनाव के बाद करेंगे। डॉक्टर कृष्णदेव जी उसमें बड़ा काम कर रहे हैं, वीसी साहब से काफी राउंड ऑफ उन्होंने मीटिंग किया है, और कैसे हमारी पीएचडीज, हमारा रिसर्च जॉब ओरिएंटेड या एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड हो कि उसको हम मार्केटेबल कर सके। सिर्फ डिग्री लेना कोई हमारा वो नहीं है। दूसरा, हमको जो एक शिक्षा के क्षेत्र में और विद्यार्थियों में सिर्फ नौकरी किसी तरह से मिल जाए, इसकी भी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है आजादी के अमृत महोत्सव में, क्योंकि ये गुलामी की मानसिकता हमें ब्रिटिशर्स की देन रही है, जहां से हम मालिक के बजाय हमेशा नौकर बनने में, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मानसिकता नौकरी की हो जाए ये एक बुरी बात है। तो ये भी थोड़ा, जो ये छोटे से विद्यार्थी इतने कम संख्या में है एनएसएस के, बीएचयू से लेकर के पूरे राष्ट्र में इस गुलामी की मानसिकता से कि जहां पे हम नौकरी को सेकेंड लेवल पे लाएं, एंटरप्रेन्योरशिप पे दिमाग दें, उद्यमिता में दिमाग दें, और वोटिंग परसेंटेज तो हमने बढ़ाना ही है। मैं बहुत आभारी हूं बीएचयू का, उन्होंने ये व्यवस्था दी और आप लोगों से मिलने का मौका दिया, और ये हॉल आपके पास 7 मार्च तक है। ठीक है, कभी भी मौका, क्योंकि वैसे देते नहीं है जल्दी से लोग, अगर मिल गया है तो छोड़ना मत। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना पूरा इसका लाभ उठाएगी और हमें ये वोटिंग परसेंटेज कम से कम 60-70% तक, 100% का हम जब टारगेट रखेंगे वहां तक ले जाकर के बीएचयू इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी इस विषय में, जो कि हालांकि कोई कीर्तिमान नहीं है, क्योंकि ये एक शर्म की बात है कि हम सिर्फ 20-25% पे हैं। हमें 100% वोटिंग करनी चाहिए। हमको अगर जॉब्स चाहिए 100%, तो हम क्यों नहीं वोटिंग परसेंटेज 100 कर रहे हैं? जब हम तनख्वाहें सबको मिल रही हैं, मुझे लग नहीं रहा होगा कि यहां पे किसी की तनख्वाहें पेंडिंग होगी। क्यों सर, तनख्वाह तो बीएचयू में किसी की पेंडिंग होगी? अरे नहीं। या किसी का स्टूडेंट का डिग्री डिप्लोमा पेंडिंग है? ठीक है, जब पेंडिंग नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हम वोट को क्यों पेंडिंग में डाल रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे श्री विजय कुमार तिवारी जी, आप इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्वाभिमान कह सकते हैं, मेवाड़ का एक स्वाभिमान कह सकते हैं चेतक को। महाराणा प्रताप को मात्र 9 साल की आयु में चेतक से महाराणा प्रताप की भेंट हुई। बहुत ही मतवाला घोड़ा कहा जाता था उस समय चेतक को। अपने बस में, काबू में करने का साहस आसपास के ठिकानों और राजपूती परिवारों में किसी में नहीं था। लेकिन ऐसा मतवाला घोड़ा अपनी इच्छा से, अपनी स्वयं शक्ति से राणा प्रताप के पास उनकी सेवा में पहुंचा। चेतक ने महाराणा प्रताप का बहुत सारे युद्धों में साथ दिया और अंत में हल्दी घाटी के युद्ध में जब उसका एक पांव मानसिंह के हाथी द्वारा तलवार छुपा के काट दिया गया, तो भी उस जंग युद्ध के बीच में चेतक ने महाराणा प्रताप की जान की बचाव करने के लिए एक कटे हुए पांव, 3 पांव पे भागने की हिम्मत दिखाई। चेतक ने उस समय या आज के समय में हम उससे कहें तो लगभग 9 किलोमीटर उस जगह से जहां उसका पांव कटा, वहां से दौड़ते हुए एक बरसाती नाला, जिसको आप कहेंगे तो 20 फीट का नाला, 3 पैरों पर कूद के छलांग लगा के पार किया, जिसके पार आना मुगलिया फौज के बस में था नहीं। महाराणा प्रताप के जब भाई शक्ति सिंह आए, जब उन्होंने देखा राणा अपने घोड़े के साथ विलाप कर रहे हैं, बहुत दुख में हैं, शक्ति सिंह जो उस समय अकबर की सेना में थे, उनका साथ दे रहे थे, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे कि कैसे एक घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपने राज्य के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और कैसे मैं अपने राज्य के, अपने भाई के, अपने परिवार के खिलाफ गया हूं। उस समय शक्ति सिंह ने चेतक और महाराणा प्रताप की स्वामी भक्ति को देखते हुए अकबर का साथ छोड़ दिया और आने वाले बहुत से युद्धों में महाराणा प्रताप का फिर पुनः साथ दिया और एक सशक्त मेवाड़ बनाने में सहयोग प्रदान किया। प्रताप से क्या शिक्षा मिलती है आज के परिप्रेक्ष्य में? महाराणा प्रताप, एक तो नाम लेने में गौरवान्वित होता हूं मैं, मेरी क्या रूह खड़ी हो जाती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को कुछ भी सीखना है महाराणा प्रताप से, तो सबसे पहली चीज देश सबसे पहले है। अगर देश झुक गया तो उसके सारे नागरिकों का सिर झुक जाता है। कोई सीधा खड़ा नहीं रह सकता अगर देश झुक जाता है तो हमें सबसे सर्वोपरि देश रखना है। अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो प्रताप से सीखो, स्वामी भक्ति सीखनी है तो चेतक से सीखो। प्रताप है तो देश है, प्रताप है तो हम सब है। आज प्रताप है तो मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, बाकी पता नहीं। प्रताप थे, शिवाजी थे, ऐसे बहुत सारे योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, प्राण न्योछावर किए, तब हम आज यहाँ खड़े हैं। बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हैं यहाँ पे, हम कुछ बोल पा रहे हैं। बाकी तो पता नहीं, ना मैंने देखा था कल पैदा हुआ, ना किसी और ने देखा, और उस समय के लोगों ने वो कल प्रताप में देखा, प्रताप का साथ दिया, तो राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने। राणा से महाराणा की जो गाथा है, मेवाड़ के राजकीय कवि ने बहुत अच्छी, उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आज के जमाने में हमें पढ़ाया नहीं जाता। मैंने खुद पढ़ाई की, मेरे को जो चीजें हैं पूर्ण रूप से जो गौरवान्वित कर देती हर एक बच्चे को, राजस्थान, मेवाड़, कहीं पूरे भारत के बच्चों को जो चीजें गौरवान्वित कर सकती हैं वो हमारी शिक्षा से गायब है, जो बच्चों को दी जाती है बेसिक शिक्षा से। बस थोड़ा थोड़ा है, मैं वहां रहता हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस वो है तो वो महसूस कर पाता हूँ कि हल्का फुल्का मैंने कुछ जाना है। बस यही अपील है बच्चों से कि कोशिश करें थोड़ा बहुत जानने की उनके बारे में। अच्छा रजत जी, एक चीज बताइए आप सर कि आपके मेवाड़ के अंदर एक राज परिवार का
एक नीति सूत्र है, कभी आपने उसको सुना है? तो जो पहले उस नीति सूत्र को सुनिए आप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये मेवाड़ राज परिवार का आज भी नीति सूत्र है जो उसके लोगों में लगा हुआ है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, इसके बारे में कुछ समझने की बात है। आप लोग समझ लो बेटा, बात तो सारी जिंदगी करते रहोगे आप लोग। हमने देखे युद्ध लड़े हुए, बहुत टाइम वेस्ट होता है बात करने जो में। भी भारत में युद्ध पहले लड़े गए, बहुत समय लड़े गए, उनका पहला मकसद ये था धर्म की रक्षा करना। अब सर अगर उन पे सोचें तो ये कि युद्ध लड़ रहे हैं देश बचा, सर धर्म अगर मेवाड़ वहां पे जो बात होती है, धर्म क्या, देश धर्म बोलते हैं सर वहां। देश क्या है? धर्म। जब तक देश नहीं रहेगा और अगर देश की रक्षा करनी है तो हथियार उठाने पड़ेंगे। सर जो रक्षा का सूत्र है, जो वहां कहते हैं रक्षा के लिए कटार करता या कटार का सर प्रयोग किया गया है कि देश की रक्षा करनी है और अगर आप राजपूत है तो आपको तलवार उठानी है। सर उस समय कहा गया था वो। आज तो सर देश की रक्षा तो कोई भी कर सकता है, सैनिक कोई भी हो सकता है। अच्छा, मनोज सिंह क्या कहते हैं क्षत्रिय राजपूत होने के नाते? ये प्रताप और मेवाड़ का बता रहे हैं, देश को ही धर्म मानकर उसकी रक्षा करना क्या हर क्षत्रिय का कर्तव्य है या नहीं? सर क्षत्रिय के दो कर्तव्य हैं जो हमारे पुराणों में मेंशन है कि धर्मो रक्षी रक्षिता। जी, धर्म रहेगा तभी देश रहेगा, क्योंकि जितनी भी दुनिया में देश है वो सब धर्म प्रधान है। एक हमारा देश ये जो सेकुलर बना हुआ है, जब धर्म रहेगा तभी कोई हिंदू रहेगा, तभी कोई मुस्लिम रहेगा, तभी कोई सिख रहेगा, तभी कोई ईसाई रहेगा। तो पहले हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। जहां पे जो धर्म हावी रहता है, जिस धर्म के लोग रहते हैं, उसी का देश जो है सुरक्षित रहता है। तो पहले हमें धर्म की साथ साथ तभी देश की रक्षा हो सकती है। धर्म क्या है? धर्म की डेफिनेशन सिर्फ हम एक अपने रिलीजियस चीज से नहीं ले सकते। धर्म की डेफिनेशन आज तक जो मुझे समझ में नहीं आई, चाहे कोई भी देता हो। क्या बात? विजय जी बताएंगे धर्म क्या है? धर्म, विजय तिवारी जी बताएंगे धर्म क्या है? बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने इनको सुना, मेवाड़ की भूमि से ये है और आज हम इस काशी विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में खड़े हुए हैं। बड़े सौभाग्य का दिन है आज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र प्रेम की भावना और जो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे व्यक्तित्व योद्धा जो हमारे इस भारत देश की जिन्होंने रक्षा की, सभ्यता संस्कृति की रक्षा की, लेकिन आज के युवाओं में वो चेतना वो जागृत नहीं हो पा रही है, वो भावना वो क्यों नहीं आ पा रही है। ये हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि आप सबको ये चेतना, ये जो देश के प्रति भावना है, ये सब में होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि वो देश की रक्षा करे, ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें। आकाश जी, राजस्थान मेवाड़ से एक युवा आया, वही कहना चाह अध्ययन कर रहा रहा हूं है। आज वो बता रहा है कि अगर धर्म और देश की रक्षा के लिए हमने अपनी आहुति नहीं दी, सहयोग नहीं दिया, तो कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए दो लाइनें और सुना रहा हूं मैं आपको जी। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में युद्ध लड़ो, हल्दी घाटी में युद्ध लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। क्या बात है? मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जो गीतकार है वो ये कहना चाह रहे हैं, हे मातृभूमि, मायड़ का मतलब मातृभूमि, कि आज वो महाराणा प्रताप या उस चेतक के सवार वो योद्धा वो कहाँ है, वो क्यों जन्म नहीं ले रही है धरती। हम लोगों का भी कुछ दायित्व है कि उन योद्धाओं से उन प्रेरणा लें उनसे। आज हम इस काशी विश्वविद्यालय में खड़े हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की। क्यों की? ज्ञान की अलग जगाने के लिए की। युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़े जाते, युद्ध कलम से भी लड़े जाते हैं। कलमवीर भी होते हैं योद्धा, जो अपने कलम से, अपनी वाणी से, ओजस्वी वाणी से आज हमारे बीच में आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी खड़े हैं। ये भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के अध्यक्ष हैं। पूरे भारत में अपराध मुक्त समाज के लेकर के काम कर रहे हैं, लोगों में चेतना जागृत कर रहे हैं कि क्यों अपराध होता है, क्यों वो चेतना जागृत नहीं होती कि एक अपराधी बन जाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति।
तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर हमको गहनता से विचार करना चाहिए। आप सब युवा हैं, पढ़ने जा रहे हैं, आगे वकील बढ़ साहब, रहे हैं। हमारे बीच में एक 70 साल की युवा है ब्रजवासी मथुरा के, वो क्या कहते हैं, आइए इधर। 70 वर्ष के युवा की बात सुनिए आप, फिर सोचिए आपके में ऊर्जा क्या है। सबसे पहले तो हम कहेंगे आप कहाँ भाग रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम का मतलब हम नहीं समझ पाए हैं। यानी जो मातृभूमि हमारी है उसकी हमें वंदना करनी है, चाहे हमें अपना सीट भी क्यों न कटाना पड़े। महाराणा प्रताप रहे हो, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा है कि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी परिकल्पना सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करनी नहीं थी। उनके मन में एक ही भाव था, इस मातृभूमि की, इस भारत माँ की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कोई ऐसा बीज बोया जाए कि जो भविष्य में इस केसरिया की ध्वजा फहराए। तो मेरे साथियों, मेरे युवा भाइयों, कल का भारत आपकी ओर देख रहा है। हम तो आए थे, चले जाएंगे, लेकिन ये भारत आपको निहारता रहेगा। आपके कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व है। कल के भविष्य को बनाने के लिए, महाराणा प्रताप के भारत को बनाने के लिए, महामना मालवीय जी के उस अदृश्य संदेश को जान के और उनकी ज्योति को आगे जलाने के लिए हमें अपने ये बेटा धर्म क्या है, पकड़ना। धर्म सिर्फ ये है कि राष्ट्रभक्ति और मातृभक्ति जो देश के प्रति हमारी होनी चाहिए, उसे जगाने के लिए इसको पकड़ा। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने ये बीजारोपण किया। और आपको शायद ये पता ना हो कि जब उनके मन में आइए ये माता भाव जी, आया, आप जाइए। तो सबसे पहले उन्होंने अपना सर्वत्र आप उजागर भी कर तो आओ। अब बीच में नहीं, और जिस व्यक्ति ने कहां घूम के लोगों से आइए, आप भी आइए। लेकिन सबसे पहले क्या किया, अपने पास जो कुछ भी था वो इसके लिए सर्वत्र निछावर करके, तो हमको किसी और को नहीं, पहले अपने आप को इस यज्ञ का आहुति बनानी पड़ेगी, तभी ये भारत महान। और ये देखिए, कृष्ण भगवान ने भी कहा है आज से 5158 वर्ष पूर्व धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तब पे भ्रमित हुए अर्जुन को समझाने के लिए। वो अर्जुन कहां भटक गया कि मैं युद्ध करूं तो किससे करूं, कोई मेरा सखा है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा काका है, कोई मेरा बाबा है, सभी तो मेरे हैं, लेकिन वो सब धर्म विरुद्ध थे, अनीत के मार्ग को वर्ण कर चुके थे। लोग बड़े बड़े आपको लालच देंगे, बड़े बड़े आपको भ्रमित करेंगे, किला ले लो, धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। नहीं, हमको मतदान निर्भीक होकर और निष्पक्ष रहकर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपनी संस्कृति के लिए करना है। और 100% मतदान करने की कोशिश करें। कोई भी भाई अपने घर जाए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी गली, अपने गांव, अपने शहर निवेदन करें लोगों से और लोगों को जागृत करें कि हमको निकल के ये मतदान जो अधिकार मिला है लोकतंत्र में हमें, ये कोई एक मजाक नहीं है, ये वो हथियार है हमारे हाथ में कि हम ऐसी अनीत कार्य करने वालों को बदल दें और उस शासक को बिठाएं जो हमारे देश और हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मदन मोहन मालवीय के दिए हुए संदेश की जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आइए आइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको तो संविधान का, हाँ। तो राइट है, ये डरने की कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मैम कुमारी दीपशिखा, अभी हम कहाँ पर हैं? BHU। अच्छा, तो आप अभी एडमिशन लेने आए हो या पहले से एडमिशन है? नहीं मैम, अब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट में आ रहे हो आप? मैम AIHCNR कॉलेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो अभी यहाँ पर चुनाव का माहौल है, कई स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में हो, वो भी बनारस के अंदर। अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए और इतना सुंदर कॉरिडोर बना है यहाँ पर, वो देखा आपने? जी मैम। तो क्या माहौल लग रहा है आपको कि क्या कहते हैं, कौन आना चाहिए? वोट बन गया आपका? यस मैम, वोटर आईडी मैम अप्लाई किया, अभी बनाने है। अच्छा, तो मिल जाएगा यस मैम। जल्दी, अब तो ऑनलाइन आ जाता है। नहीं है ये तो चुनाव का क्या कहते हैं, 100% चुनाव कैसे हो, उसी के लिए आज यहाँ पे प्रोग्राम है। ओके मैम। हम उसी के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ क्या कहते हैं मौजूद है हमारे युवा बच्चे के साथ। आइए सर, आप भी लोगों के साथ आइए ना, बच्चों के साथ
ज्वाइन करिए जी। आपको आई कार्ड नहीं मिला अभी चुनाव का, वोटर कार्ड कब अप्लाई किया था? सर अप्लाई करना है नेक्स्ट में। अभी किया ही नहीं, अप्लाई नहीं किया तो फिर कैसे आएगा? 18 आप सबके वोट बन हो गए, गए वोट डाला है किसी ने? तो अप्लाई करो, अभी चल रहा है। अभी तक वोट नहीं डाला आप लोगों ने? ऑनलाइन कर दो, हाँ, आपको ऑनलाइन ही आ जाएगा। तो बच्चों को कम से कम ये बताएं अपनी माओ से तो वोट डलवा ही दें ये जाके ये लोग। कहाँ का बनाया? नहीं, आपका बन गया, आप तो डालते ही होंगे वोट। उदयपुर का है आपका? तो क्या माहौल लग रहा है? मैम योगी जी को ही आना चाहिए। क्यों? मैम कल्चर प्रिजर्व करने से लेके मतलब जो भी हम लोग को चाहिए कि हमारे कल्चर को हम लोग प्रमोट करें, प्रिजर्व करें, जो धीरे धीरे डेटोरिएट कर रहा था समय के साथ, हमको लगता है वो बेस्ट ऑप्शन है जो कि अभी प्रिजर्व कर सकते हैं जी जी। लोग। उन्हें सुरक्षा के ऊपर आप क्या कहते हो? मैम सर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा, पहली आवश्यकता क्या है महिलाओं की? सुरक्षा या विकास? सर दोनों ही है। नहीं, सुरक्षा या विकास दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। सेफ्टी। तो बिना सुरक्षा के विकास कैसे होगा? यस सर, सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें हमको लगता है योगी जी बहुत अच्छा काम किए। अच्छा, पर आप बताना, महिलाओं को पहले सुरक्षा चाहिए विकास चाहिए? पहले तो सुरक्षा चाहिए। एक सुरक्षा ही नहीं तो विकास किसका? तो इसका मतलब सुरक्षा की दृष्टि से आप किसको मानते हो बेहतर? अच्छा, योगी जी। और विकास में? वो भी उन्होंने वही अच्छा, विकास भी किया है उन्होंने। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? यस मैम। युवाओं को जब लग रहा है तो सर मुझे लगता है कि क्या कहते हैं वाकई में ही विकास हुआ है। आपका जो यहाँ पर आज प्रोग्राम है वो किस मुद्दे पर है? वही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए जी, और सोचा जाए कि मतदान हम क्यों कर रहे हैं, बीच में आप इसलिए कर रहे हैं। गीता को जोड़ रहे हैं विकास के साथ, और इसको तो अभी सब बच्चे सुन रहे हैं। आगे आइए, गीता के बारे में जरा जानना है आप लोगों ने, तो वो कैसे कर रहे हैं आप? ये जो बीचू है जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं आपके पंडित मदन मोहन मालवीय, जी, सबको पता है ना? यस सर। तो पंडित मदन मोहन मालवीय रोजीना भगवत गीता पढ़ते थे, और उनका ये मानना था कि भगवत गीता व्यक्ति के कल्याण का, उसकी न्याय के अधिकार का, उसकी आजादी का एक सर्वोत्तम विज्ञान है, साइंस। और भगवत गीता व्यक्ति को यह सिखाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना। और अगर आपने इसका विचार नहीं किया और खाली ये सोचते रहे कि मैं और मेरा परिवार का कल्याण ही मेरा धर्म है, तो उससे सामाजिक और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको खतरा पैदा हो। और अगर आपने ये चिंतन चालू किया कि राष्ट्र सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं, समाज सुरक्षित है, तो मेरा वोट राष्ट्रीय सुरक्षा को, सोशल जस्टिस को और न्याय व्यवस्था को मिले, नहीं तो आने वाला आपका भविष्य बहुत ही संकट पैदा करेगा। अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि अपराध बढ़ेंगे तो फिर ना सुरक्षा है, ना विकास है, ना स्वास्थ्य है, ना न्याय है, ना रोजगार। कश्मीर का उदाहरण देख लो आप, कश्मीर में क्या संकट, सुरक्षा का संकट है ना। अरबों खरबों का विकास का पैसा दे दिया, उसके बाद भी क्या स्थिति। तो जहां जहां अपराधों पर नियंत्रण हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, वहां ही मानव अधिकारों की रक्षा हुई है, युवाओं को बेहतर सुरक्षित भविष्य मिला। मानते हो ना ये आप सब? सुरक्षा पहले है। जैसे आपकी सुरक्षा ही अगर नहीं होगी, विकास और आजादी और न्याय किसके लिए? परिवार की सुरक्षा नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा? इसलिए महिला सुरक्षा, युवा सुरक्षा, बुजुर्ग सुरक्षा, बाल सुरक्षा, ये सब पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी में देखो राजस्थान से आपके एक वकील आए हुए आकाश गौड़, ये क्या कहना चाहेंगे? आकाश जी तो सीधा गाना ही सुना दो। हाँ, सुनाओ, क्या बात है? सीधा ही सुना दो आप तो, बस आरंभ है प्रचंड है। अरे सुनाओ ना, आप सुनिए, आओ भेजिए आप। आइए। सीधा मुद्दे पे। ये इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। जिन लोगों को रोजगार से कुछ भी करना हो तो आप श्री विजय तिवारी जी से मिल सकते हैं। मनोज सिंह जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। नहीं बयान नहीं, बस इन्हीं का अभियान लिया जाएगा। पहले हाँ, जल्दी फटाफट, देर नहीं। वकील साहब, सभी युवाओं में जोश होता है हाँ,
तो सब मिलकर इनका साथ उनको देंगे। और ऊर्जा और उत्साह से भरने के लिए हम एक गीत गाना चाहते हैं आप लोगों के मध्य में, तो वही महाराणा आप प्रताप लोग को सब दिल में रखते हुए अर्जुन साथ दीजिए, ठीक है ना। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार तालियों दो। के साथ सभी आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वाह आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आओ इधर आरंभ है प्रचंड, आइए आप ये सब देश के नागरिक हैं। सब मन देश के करे नागरिक हैं। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार क्या बात दो। है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। इसको भी याद है। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर लगा रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या के केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिंदगी की जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। गीत के लिए तुम नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय हिंद, जय हिंद। आपका क्या नाम है? रजत दीक्षित। इनका नंबर नोट करो। और चेतक का कोई गीत याद है आपको चेतक के बारे में? इस देश को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। एक एक मतदाता आवश्यक, एक एक मतदाता का योगदान बहुत बड़ा है। इसी प्रकार जीवन बढ़ता रहे, आप सजते रहें, संवरते रहें, माँ भारती का वह विशाल सीना गर्व से चमकता रहे, तब आप कहेंगे कि विश्व गुरु हम हैं। हम विश्व गुरु थे, हैं और हम ही विश्व गुरु रहेंगे, दूसरा कोई विश्व गुरु नहीं सकता। आखिरी बात रखेंगे जिनको मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास पुस्तक है, मैं इनको रेफरेंस दूंगा कि भारत की खोज अमेरिका ने नहीं किया था, वास्को डी गामा भटक गया था और उस समय हमारा एक व्यापारी जो भटके हुए वास्को डी गामा को ले आया था। ऐसे 20 परिवार आ गए हैं और 10 व्यापारियों के साथ उसको भारत ले आया, उसका सम्मान किया। भारत किसी के खोज का मोहताज नहीं है, ये राम कृष्ण गंगा गायत्री और गीता का वरदान है। ये वरदान है भारत माता का, ये वरदान है पवित्र नदियों का, जहां ये वरदान है मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि का, जो कहा करते थे केवल मनुष्य मात्र नहीं, संपूर्ण प्राणियों की बात कहा करते थे। न तुम काम है राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भुवन, कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। प्राणियों के आर्तनाश करने के लिए सज्जनों वो भारत माता पुकार रही है, आपको बुला रही है। आइए मतदान कीजिए और इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति द्वारा इस राष्ट्र को सजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप आचार्य भी हैं। सर ने जो उद्घोष किया है उसकी गूंज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक एक विद्यार्थियों तक, एक एक छात्रों तक, एक एक शिक्षकों तक पहुंचेगी। और सर ने जो कहा है कि हम 100% मतदान की ओर आगे बढ़ेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि निश्चित रूप से इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हर मतदाता मतदान करेगा और उसके ऊपर जो एक कलंक है 32% मतदान का, हम इसको इस बार मिटाएंगे और इसमें हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय यज्ञ को पूरा करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, ये जगत गुरु राष्ट्र भारत सदैव रहा है, आगे भी रहेगा। दुनिया की किसी भी संस्कृति में वो शक्ति नहीं है जो भारत के समक्ष खड़ा हो सके। ये रामकृष्ण की धरती है। त्याग भी एक लाख के बराबर है। हम समाज में 1 लाख लोगों को नहीं तो 10 लोगों को जागरूक करेंगे और 10 लोग अगले 10 लोगों को जागरूक करेंगे और इसी प्रकार एक श्रृंखला बनती चली जाएगी और समस्त भारत जागरूक हो जाएगा। मित्रों, आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज हमें